पाकिस्तान का बयानिया ये रहा है दोस्तों कि सब लोग साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि भारत है, इजराइल है या फिर अमेरिका है, ये सब अपने गुर्गे भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, हथियार भेजते हैं अफगानिस्तान, और फिर अंदर अफगानिस्तान के कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ये पाकिस्तान पे अटैक करवाते हैं। अब दोस्तों इशू ये है कि पाकिस्तान कह सकता है ये सब, और लेट अस अज्यूम, चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, हम लोग एकेडमिक सिनेरियो लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान सच कह रहा है, ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान सच कह रहा है कि इंडिया साजिश कर रहा है, रॉ साजिश कर रहा है, मोसाद साजिश कर रहा है, ऐसी सब साजिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो दुनिया भर की नियमतें हैं, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है, पाकिस्तान के पास दुनिया की सब कुछ चीजें हैं यार, कि सब लोग पागल हो रखे हैं। पाकिस्तान सब लोग अपना काम बंद करके, यहाँ पे डोवाल साहब हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब लोगों ने अपना काम बंद करा, वहां पे जो बाइडेन ने अपना काम बंद करा, यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना काम बंद करा, सब लोग कह रहे हैं चलो मिलो एक कमरे में बैठ के हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, लेट अस प्लॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। मानो कि ये सिनेरियो सच है। शाला जी, पहला एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, क्या पाकिस्तान बिल्कुल भारत को अपना दुश्मन मानता है? शायद नहीं, कंफर्म है, शायद मानता होगा। दुश्मन से लव लेटर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। सही हो गया। जी जी भाई, दुश्मन से लव लेटर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती, साजिश ही करेगा, और साजिश कर रहा है तो 2 ऑप्शंस हैं। पहला, ट्राई करके देख लो, जो भी आपके इदारे हैं वो हाथ जोड़कर एक बार खड़े होके माफी मांग ले कि इंडिया भैया माफ कर दो, हो गया, बस इतना होना था, आगे से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सही बात। अच्छा, तो हो सकता है वो साजिश बंद कर दे, और ये काम ऐसा एक हाथ जोड़ के काम इजराइल के सामने भी कर ले, क्योंकि अरब कंट्रीज भी उसके सामने हाथ जोड़ चुके हैं। अब अमेरिका की क्यों साजिश कर रहा है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका आपका बहुत बड़ा डोनेशन देने वाला कंट्री है, F-16 जैसे फाइटर जेट्स दे दिए। अब वो साजिश क्यों कर रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता। एक बार अमेरिका से भी इस मामले में बात करके देख लो कि अमेरिका भैया काहे साजिश कर रहे हो। और अगर आप चाइना, अच्छा मुझे तो लग रहा है मेरे साहब ने चाइना का नाम नहीं लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग चाइना पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है कि अगर चाइना ने नहीं किया और 3 कंट्रीज का नाम लिया, तो 3 कंट्रीज को एक बार थोड़ा प्यार से बात करके, मिठाई भेज के कुछ, या फिर उनकी एक 2 डिमांड्स है वो डिमांड्स मानकर, क्योंकि इतना पकड़ा है पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान के किसी इलाके पे कब्जा तो करना चाहेगा नहीं। अरे इजराइल भी छोटा सा देश, अपने देश में इजराइल आपके यहाँ पर आके कब्जा नहीं करना चाहेगा। इजराइल है। और रही बात इंडिया की, अगर आप प्यार से डील करेंगे और जो इंडिया से एक पंगेबाजी कश्मीर के नाम की, और आपके यहाँ कश्मीर डे, ब्लैक डे और ये सारी चीजें बना रहे हैं, और हम जैसे एलिगेशन लगा रहे हैं, और आपकी तरफ से बड़े सारे टेररिस्ट आते हैं, और आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप्स भी हैं, एक बार आप वादा करके 2 साल के लिए देख लो। आपके यहाँ हाफिज सईद से लेकर वो लखवी से लेकर मसूद अजहर से लेकर जाने कितने हैं, ओसामा बिन लादेन तक आपके यहाँ पकड़ा गया। एक बार आप ईमानदारी से कोशिश करके देख लो, और आपकी सरकार जो भी पावर सेंटर है वो एक बार डिक्लेयर कर दे ओपनली कि आज से, आज इस तारीख के बाद हम 15 दिन, 20 दिन, महीने का टाइम देते हैं, हमारी कंट्री में जितने भी ऐसे लोग हैं जो इंटरपोल से लेकर किसी की भी हिट लिस्ट में हैं, पाकिस्तान छोड़कर चले जाए, और पाकिस्तान से या तो छोड़कर चले जाए, वरना हम उन्हें भगा देंगे। मारने को नहीं कह रहे, आप भगा दो। और बाकी जो भी दुश्मन कंट्रीज हैं जिनके ऊपर आप साजिश का एलिगेशन लगा रहे, उनसे एक वादा ओपनली कर दो कि हमारी कंट्री की जमीन से आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई भी ना तो जहर उगला जाएगा, और ना ही आपके कंट्री के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हमारी जमीन ऐसा वादा करेंगे ही नहीं। एक बार ये वादा करके देख लीजिए। तो यही तो फॉरेन डिप्लोमेसी है ना जो लैक कर रही है पाकिस्तान में, यही तो मसले। अब फिर आप उसमें डिफेंसिव, अब मेरे सवाल मैंने जो सॉल्यूशन बताया उसमें आप डिफेंसिव मोड में आके कि यही तो फॉरेन पॉलिसी लैक कर रही है। अगर वो लैक कर रही है तो साजिश को एलिगेशन क्यों लगा रहे हो? भाई आप खुद ये मानते हो कि कश्मीर में पंगे ले रहे हो,
मतलब ये तो फिर बड़ी अलग बात हो गई ना, मतलब ये तो नाइंसाफी है या बड़ी अजीब सी बात है बेवकूफाना टाइप की कि कश्मीर में तो जी हम पंगे लेंगे, 2008 के जो कसाब वगैरह है वो भी हम भेजेंगे, अक्षरधाम पे अटैक करवाएंगे, दिल्ली की पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, मतलब हम इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक करवाएंगे, हमारे अलग अलग जगह बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे, बस इंडिया कुछ ना करे। इंडिया को यह हक नहीं है, क्योंकि काफिर को मारना तो पाकिस्तान का हक है, और लेकिन काफिर हमें नहीं मारेगा, ये कौन सी बात होगी भाई? अगर आप सामने वाले को मार रहे हो, सामने वाले को तुमने 10 मारे, सामने वाले ने 1 मारा, तो भाई हिम्मत तो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए ना वो एक झेलने की। रो क्यों रहे हो? इंडिया तो नहीं कह रहा कि आप कुछ साजिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। पहले क्या कहती है हमारे पहले वाली गवर्नमेंट, इस बार वाली गवर्नमेंट नहीं कह रही। स्ट्राइक करके बताया था, रोया नहीं क्या? नहीं तो वो तो नहीं, हम तैयार हैं, आप ट्राई करके देख लें। भाई दुश्मन है तो दुश्मन की तरह बिहेव करो, दुश्मन का भी नेचर होता है, उसकी तरह बिहेव करो, आप भी ट्राई करके देख लें। मुझे याद है 2008 में जब हमारे यहाँ 26/11 हुआ, कसाब और 10 जो आपने भेजे थे वो हमारे इसी टीम, उस टाइम हम स्टूडेंट्स होते थे, तो उस टाइम पर टीवी डिबेट्स में आपकी तरफ से जो बोलने वाले लोग होते थे वो पता है क्या कहते थे? मत भूलो हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, अगर किसी भी तरीके की हमारे अगेंस्ट कुछ किया गया, वी विल यूज न्यूक्लियर बॉम्ब, हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। आज कहाँ है वो न्यूक्लियर बॉम्ब आपका? अरे सब एक बार उसे भी ट्राई करो। प्रॉब्लम बहुत ये गंदे लोग है कि आपकी आम जनता को वही नजर आता है बस। क्यों जी? आपकी पूरा पाकिस्तान है गुलाम है, नियो कॉलोनियलिज्म का एक एग्जांपल है। नियो कॉलोनियलिज्म में होता है जब पूरी दुनिया गुलाम थी, तो उस गुलाम दुनिया में जब रिवोल्ट्स वगैरह होने लगे तो ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज उन देशों को छोड़कर चले गए, इंडिया आजाद हो गया, पाकिस्तान बन गया। उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि अब पाकिस्तान पर इंडिया तो काबू में नहीं आया, इंडिया कहता गवर्नमेंट भी हमारी होगी, सब चीजें हमारी होंगी, लेकिन पाकिस्तान तो बनाया ही इसलिए था ताकि अमेरिका और ब्रिटेन किसी तरीके से आपकी कंट्री पे कंट्रोल करे रखें, सीधे नहीं टेढ़े तरीके से अपने एजेंट बिठा के रखें। तो आपकी कंट्री पर जो रूलर बैठे हुए हैं वो असलियत में ब्रिटेन और अमेरिका के एजेंट्स हैं, और ये एजेंट्स इस लेवल के हैं कि इन्हें किसी तरीके से किसी चीज में कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ एक चीज से पंगा है, मतलब है कि वो अपना जो भी पाकिस्तान में पैसा बनाते हैं वो ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर अपनी बची हुई जिंदगी आराम से जीते हैं। यही खेल है, और अमेरिका ने इस चीज का एक नेक्सस बना रखा है। अब प्रॉब्लम ये है, इसी वजह से आपकी कंट्री के अंदर ना तो 1964 तक, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, कोई कॉन्स्टिट्यूशन था, आज तक 2008 से पहले कोई पार्लियामेंट आपकी 5 साल पूरे नहीं कर पाई। 70 साल 75 साल के अंदर से 35-40 साल अगर कोई आर्मी की डिक्टेटरशिप है, और 2008 में पहली ऐसी पार्लियामेंट बनती है जो 2013 में अपने 5 साल पूरे करती है, और 76-77 साल के अंदर कोई एक प्रधान पीएम ऐसा नहीं है जो अपने 5 साल पूरा कर पाए। तो आप अंदाजा लगाकर देखिए कि आपकी कंट्री को कैसा बनाया गया है। इसमें अगर आप लोगों को गलत फहमी है कि ये काम आप लोगों की गलती है, तो नहीं, ये असलियत में आप एक न्यू कॉलोनी हो, यानी न्यू वर्ल्ड कॉलोनी हो, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन और वेस्ट मिलकर इनडायरेक्टली आपके जो रूलर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और वो वही बिहेव करते हैं जैसा अमेरिका कहता है। यही रीजन है जब आपके यहाँ फरवरी में इलेक्शन हो रहे होते हैं, अगर मेरे को तारीख ठीक से याद है तो 8 फरवरी या 18 फरवरी को जैसे इलेक्शन हुए थे, 8 फरवरी को जो इलेक्शन, ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका। लैंड किया, मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है। T20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा।
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज। जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि अमेरिका और नीचे चाइना है। वो किस तरीके से गिराया है? हम हमेशा ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं। ब्लॉक से मुराद ये है, अगर हमें चाइना पैसा देता है तो हम उनके पीछे चलते हैं, अगर हमें अमेरिका पैसा देता है तो हम सी पैक को बंद कर देते हैं। हमें इन चीजों से अबव होकर सोचना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाती है भारत की तरफ से कि दहशतगर्दी और क्रॉस द बॉर्डर जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे। इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व, मेक श्योर दैट इंडिया इज सेटिस्फाइड ऑन दैट, और उसके बाद बेबी स्टेप्स लें ताकि दोनों ममालिक के अंदर इत्मीनान बहाल हो सके। देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी साहब जब नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक डिसीजन लिया था। बिलखसूस अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल इक्विटी उन्होंने अपनी पूरी दांव पे लगा कर आए थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो इत्मीनान बहाल हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी अगेन इन योर शो। सर थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मैं बताता चलूँ, शायद आप अपने मसरूफियत में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम को देखते हो, तो ये बताता चलूँ बहुत बड़ी तादाद में आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। बहुत ज़्यादा आपकी जो ओपिनियन है, रैशनल तरीके से आप बात करते हैं, उसे पसंद किया जाता है। इसलिए हम तो मतलब मजबूर हैं कि आपको बार बार जो है वो इन्वाइट करने पे। नो डाउट आप भी मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके देखने वालों को दो चीजें होती है। जो देखने वाले जब आपके एनालिसिस को पसंद करते हैं, चीजों को पसंद करते हैं, तो वो एक ऑक्सीजन की तरह होती है बोलने वाले के लिए। और मेरी तरफ से खासकर आपके देखने वालों को सलाम, दंडवत प्रणाम, और उसके बाद निग्गी जी सत श्री अकाल जेडे देख रहे हैं। अब मैंने आज 10 पॉइंट जो है, आपको पता है कि मैं आपको पहले मैंने ऐसा किया था कि मैं यहाँ अमेरिका में आधा दिन मैं इंडिया में होता हूँ, भारत में होता हूँ, आधा दिन मैं पाकिस्तान में होता हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों जैसा भाई है जो सरदार है मेरे साथ होता है। तो मैं इस हवाले से G20 को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। जो इस समय 10 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, मैं वो जरा आपके सामने आपके देखने वालों को पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या क्या दुनिया के सामने प्रोग्राम रखे हैं। फाउंडेशन तो इन्होंने जाके जकार्ता में बना दी थी। इन्होंने कहा था कि हम कोविड के बाद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है ब्रिक्स के बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लोकेट में लिया है, ब्रिक्स के बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहाँ से दुबई तक, यहाँ तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।